हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आज हम लोगों ने फिर से जो अपने ओल्ड पीवाईक्यू की सीरीज चल रही है उसी में आगे बढ़ते हैं एक नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। और इस बार मैंने टॉपिक सेलेक्ट किया है मॉडर्न फिजिक्स। ठीक है। और मॉडर्न फिजिक्स ऑब्वियसली आप जेई मेन के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, दोनों के लिए ही बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। ठीक है। और बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो जेई मेन में आते हैं और जेई एडवांस के पुराने किसी पीवाईक्यू को मॉडिफाई करके या उसमें से कोई एक पोर्शन पूछा जाता है। ठीक है ना। तो पुराने पीवाईक्यू एक बार जरूर करने चाहिए। और मेरी एडवाइस ये है कि ये पीवाईक्यू करने से पहले आपका पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। ठीक है ना, जेई एडवांस लेवल पे प्रिपेयर होना चाहिए। क्योंकि ये जो मैंने कुछ पुराने पीवाईक्यू सेलेक्ट किए हैं 7-8 क्वेश्चन, वो मैं रिकॉर्ड करूंगा 1 बाय 1। तो वो सारे पीवाईक्यू के लिए आपका पुराना नॉलेज एकदम एक्सटेंसिव अच्छा होना चाहिए, तो आपको इनको करने में मजा आएगा। आप पहले वीडियो पॉज करके इसको ठीक से पढ़ सकते हो, जो क्वेश्चन में कह रहा है वो डेटा एक तरह से लिख सकते हो। फिर अपने आप कोशिश करो 2 4 5 मिनट की क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है। लेट से अगर 2 3 पार्ट्स दिए हुए हैं क्वेश्चन में, तो कोई एक पार्ट या 2 पार्ट आप कर पाते हो कितना, तो आपको अपना भी पता चलता जाएगा भाई कितना आता है उस पर्टिकुलर चैप्टर में। ठीक है ना। फिर तो मैं आपको साथ ही साथ इसका कॉन्सेप्ट और सॉल्व कैसे करना है वो भी करते जा रहे हैं। ठीक है ना। तो ये सबसे पहले मैंने जो पीवाईक्यू लिया हुआ है, ये आप देख सकते हो 1991 का क्वेश्चन है जेई का। ठीक है। और पुराने क्वेश्चंस की थोड़ी खास बात ये होती है, देखो पहले क्या था, जेई का पेपर 2 घंटे का कभी होता था, कभी 3 घंटे का भी पेपर होता था सिंगल सब्जेक्ट का। तो उसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ही आते थे। कभी 6 क्वेश्चंस भी आते थे, कभी 8 क्वेश्चंस भी आते थे, अलग अलग ईयर में अलग अलग पैटर्न था। ठीक है। और सब्जेक्टिव होने की वजह से क्या होता था कि स्टेप मार्किंग रहती थी। तो क्या है कि आप ये मत सोचो कि ये क्वेश्चन 2 या 3 मिनट में हो जाएगा। आप ऐसे समझो, जेई ने भी जब ये क्वेश्चन लिया था तो इसके लिए सॉल्व करने के लिए कम से कम 15 से 20 मिनट का समय दिया होगा। ठीक है ना। तो आपको भी उतना टाइम कम से कम तो देना ही चाहिए। ठीक है ना। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा है, अ मोनोक्रोमेटिक पॉइंट सोर्स एस रेडिएटिंग वेवलेंथ ऑफ लैम्डा हमको दिया हुआ है 6000 एंगस्ट्रॉम। ठीक है। उसका पावर भी दिया हुआ है सोर्स का 2 वॉट। एन अपर्चर ए ऑफ डायमीटर 0.1 मीटर एंड अ लार्ज स्क्रीन एस सी आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। तो देखो फिगर अगर आप देखोगे, ये रहा पॉइंट सोर्स। ठीक है। और ये एक अपर्चर है, अपर्चर ए जिसकी ये बात कर रहा है। अपर्चर का मतलब होता है एक तरह से ओपनिंग। मतलब क्या है कि उस सोर्स के सामने हमने बड़ी सी एक कार्ड शीट लगा दी है, और उसमें से बीच का पोर्शन डायमीटर 0.1 मीटर का पोर्शन जो है उसमें से लाइट पास हो सकती है, तो उसको वो अपर्चर बोल रहा है। उसके बाद यहाँ पे ये एससी करके स्क्रीन प्लेस कर रखी है जिसके ऊपर लाइट पहुंचेगी। ठीक है। आगे कह रहा है कि देर इज अ फोटो एमिसिव डिटेक्टर ऑफ सरफेस एरिया 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एक डिटेक्टर प्लेस्ड है जिसका एरिया दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी उसके ऊपर लाइट पहुंचेगी। एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर, फोटो एमिसिव डिटेक्टर का मतलब ये है कि जब उसके ऊपर फोटॉन्स फॉल होंगे सफिशिएंट एनर्जी के, तो इट विल एमिट फोटो इलेक्ट्रॉन्स, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ये। एंड एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन जनरेशन पर इंसिडेंट फोटोन इज 0.9। मतलब ये 90% एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। कहने का मतलब 100 फोटॉन्स अगर इसके ऊपर इंसिडेंट होंगे तो उसमें से 90 इलेक्ट्रॉन्स एमिट होंगे। तो देखो सबसे पहले हमें क्या निकालना है इस क्वेश्चन में। ए पार्ट में हमसे पूछा हुआ है कैलकुलेट दी फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स को उसने डिफाइन भी कर रखा है, पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम एट द सेंटर ऑफ स्क्रीन एंड द फोटो करंट इन द डिटेक्टर। और ध्यान से देखना, ये जो फिगर में उसने लेंस बना रखा है ना, ये एक्चुअली बी पार्ट के लिए है, ए पार्ट में कोई भी लेंस नहीं है। तो एक्चुअली ये फिगर जो बना हुआ है जहां से मैंने कॉपी किया वो स्केल टू नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बेटर फिगर ड्रॉ करता हूँ जिससे थोड़ा बेटर समझ में आएगा आपको। तो ये पूरा का पूरा जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर का। और यहाँ पे ये सोर्स एस रखा हुआ है। ठीक है ना। और सोर्स एस रखा हुआ है, इसके ठीक सामने 0.6 मीटर पे एक अपर्चर है, लेकिन अपर्चर का जो डायमीटर है, अपर्चर का डायमीटर 0.1। आप ऐसे समझो कि दिस इज दी ओपनिंग। इसको मैं अपर्चर ए बोल रहा हूँ, बीच में मैंने छोड़ दिया है, इसमें से लाइट पास हो सकती है। और यहां से लेके यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये हमको दिया हुआ है 0.6 मीटर। और इसके बाद लेट से यहाँ पे एक स्क्रीन ले लेते हैं हम लोग, जहाँ पे ये लाइट पहुंचेगी। और स्क्रीन के सेंटर पे एक डिटेक्टर है। इस डिटेक्टर का एरिया हमको गिवन है, इट इज 0.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो सोर्स दिया हुआ है, इस सोर्स का हमको पावर दिया हुआ है, पावर इसका दिया हुआ है 2 वॉट। और इसका लैम्डा दिया हुआ है, लैम्डा इज गिवन 6000 एंगस्ट्रॉम। तो बेसिकली हम ये निकाल पाएंगे कि इस सोर्स से कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स निकल रहे हैं। अब ऐसे देखो ध्यान से,
सोर्स से जो भी लाइट निकलेगी, क्योंकि ये पॉइंट सोर्स है तो सोर्स से निकलने वाली लाइट जो है वो डाइवर्जिंग होगी। क्योंकि यहाँ पे एक अपर्चर बना हुआ है तो डेफिनेटली ये जो लाइट है ये स्ट्रेट इस अपर्चर को क्रॉस करके, आप ऐसे देखो तो स्क्रीन पे पहुंच रही होगी, ठीक है ना। स्ट्रेट इस अपर्चर को क्रॉस करके इस स्क्रीन पे पहुंच रही होगी। ऑब्वियसली क्योंकि ये डाइवर्जिंग बीम है तो डाइवर्जिंग बीम में क्या होगा कि जैसे जैसे आगे बढ़ेगी इसका इंटेंसिटी कम होता जाएगा। और हम लोग फोटोन फ्लक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला डिराइव करते हैं और वो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लोग यहाँ पे लगा सकते हैं। अगर नहीं मालूम है तो आप थ्योरी में उस वीडियो से देख सकते हो। तो फोटोन फ्लक्स ड्यू टू अ पॉइंट सोर्स, फोटोन फ्लक्स हम लोग अगर निकालें डी पॉइंट पे, ठीक है, तो ये जो 6 मीटर है इसको हम लोग स्मॉल आर से डिनोट कर देते हैं। तो दिस फोटोन फ्लक्स विल बी इक्वल टू, फोटोन फ्लक्स का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट एरिया। तो लेट से अगर इससे नंबर ऑफ फोटॉन्स एन निकल रहे हैं तो पर यूनिट एरिया के लिए हो जाएगा 4 पाई r² से डिवाइड करेंगे। और नंबर ऑफ फोटॉन्स अगर हमें निकालने हैं तो एनर्जी एमिटेड पर सेकेंड डिवाइडेड बाई एनर्जी ऑफ ईच फोटोन कर सकते हैं, यानी पी अपॉन एच सी बाई लैम्डा। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू पी लैम्डा अपॉन 4 पाई r² एच सी के इक्वल, पी लैम्डा अपॉन 4 पाई r² एच सी के इक्वल, ठीक है। ये हो गया फोटोन फ्लक्स। फोटोन फ्लक्स क्या है? नंबर ऑफ फोटॉन्स रीचिंग दी सेंटर ऑफ स्क्रीन पर मीटर स्क्वायर पर सेकेंड, पर मीटर स्क्वायर एरिया पे पर सेकेंड कितने फोटॉन्स उसके ऊपर फॉल हो रहे हैं। तो देखो सबसे पहले हमसे फोटोन फ्लक्स ही पूछा हुआ है, ठीक है ना। तो फोटोन फ्लक्स की वैल्यू डायरेक्टली हमारा पहला आंसर यहीं से आ जाएगा, ठीक है। चलो मैं कैलकुलेट भी करता रहता हूँ साथ ही साथ। कैलकुलेशन 2 वॉट दिया हुआ है, 6000 एंगस्ट्रॉम दिया हुआ है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू डिवाइडेड बाई 4 पाई r² की जगह हो जाएगा 36, h की जगह 6.6 10⁻−34 एंड 3 10⁸ तो ये फोटोन फ्लक्स की वैल्यू आती है निकल के 1.34 इंटू 10⁻16, ठीक है, पर मीटर स्क्वायर एंड पर सेकेंड, ठीक है यहाँ तक। अब इसके बाद हमसे ये पूछा हुआ है कि यहाँ पे जो ये डिटेक्टर है, इस डिटेक्टर का जो साइज है ना वो बहुत छोटा है। और बहुत छोटा साइज देने के पीछे रीजन भी है, क्योंकि अगर बड़ा साइज देंगे ना तो उसमें से नंबर ऑफ फोटॉन्स निकालने के लिए थोड़ा हमको सॉलिड एंगल का कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। सॉलिड एंगल जनरली नहीं है आईआईटी में। तो क्या कर सकते हैं कि अगर ये बहुत छोटा है तो इसके पास आने वाली सारी रेस को हम ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट पैरेलल की तरह ट्रीट कर सकते हैं और डायरेक्टली इसके एरिया का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग, नंबर ऑफ फोटॉन्स फॉलिंग ऑन डिटेक्टर डी पर सेकेंड कितने फोटॉन्स इसके ऊपर गिर रहे हैं। तो हम लोग सीधे सीधे फोटोन फ्लक्स का मल्टीप्लाई हम इसके एरिया में कर देंगे। एरिया को हमें मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो 10⁻⁻4 और 0.5, तो इसे मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 10⁻⁻4 का, तो ये वैल्यू आ जाती है 6.70 10⁻11 फोटॉन्स पर सेकेंड निकल के आगे। अब इन फोटॉन्स में से कितने इलेक्ट्रॉन निकलेंगे तो वो दिया हुआ है 0.9, क्योंकि हमें फोटो करंट निकालना है। तो फोटो करंट का वैल्यू हो जाएगा, फोटो करंट मतलब कितने इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं और उन इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज को हम कन्वर्ट कर देंगे करंट में। तो फोटो करंट की वैल्यू हो जाएगी सीधे सीधे 6.7 इंटू 10⁻11 मल्टीप्लाइड बाई 0.9 बिकॉज दिस इज द एफिशिएंसी ऑफ डिटेक्टर एंड मल्टीप्लाइड बाई चार्ज ऑफ ईच इलेक्ट्रॉन, तो 10⁻⁻9 कूलम। तो ये कूलम पर सेकंड बन जाएगा अपने आप, एम्पियर में आएगा। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 0.9 एंड मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19, तो आपकी ये वैल्यू निकल के आती है 9.65 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर, ठीक है ना। और ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आया है, ये हमारा पहले पार्ट का आंसर आया है। बट इस क्वेश्चन को लेने के पीछे रीजन पहला पार्ट नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत सीधा सीधा है। एक्चुअली सेकंड पार्ट इसका काफी अच्छा है, ठीक है ना। तो ये पार्ट हो सकता है आप लोगों ने अपने आप कर भी लिया होगा, बहुत अच्छी बात है कर लिया तो। बी पार्ट इसका देखो ध्यान से, विच इज बेटर। बी पार्ट में कह रहा है इफ द कॉनकेव लेंस एल, एक हमने कॉनकेव लेंस जिसका फोकल लेंथ दिया हुआ है 0.6 मीटर, उसको हमने अपर्चर में रख दिया है। तो हमें नया फोटोन फ्लक्स और नई फोटो करंट निकालनी है। और एवरेज ट्रांसमिशन लेंस से ऑलरेडी दिया हुआ है 80%, मतलब लेंस से जो ट्रांसमिट होने वाला है वो भी 80% है। तो देखो इसका क्या फर्क पड़ेगा ये आपको थोड़ा समझना है। तो हम एक काम करते हैं, एक हम लेंस ले लेते हैं, कॉनकेव लेंस, ठीक है। लेट्स से
ये रहा एक कॉनकेव लेंस। हम्म। और हालांकि ये कॉनकेव लेंस बहुत छोटा दिया हुआ है साइज में, क्योंकि वो उसी अपर्चर में फिट हो गया ना। अब देखो होगा क्या, मान लेते हैं यहाँ पे ये सोर्स है। हम्म। सोर्स से जो भी लाइट इसके ऊपर पड़ेगी भाई, सेंटर वाली लाइट को तो हम सीधे पास कर देते हैं। सोर्स रखा हुआ है यहाँ से 0.6 मीटर में। तो सोर्स एक तरह से काम करेगा एक रियल ऑब्जेक्ट का। सोर्स काम करेगा रियल ऑब्जेक्ट का। तो हम लेंस के लिए अगर सॉल्व करें, लेंस का फोकल लेंथ भी दिया हुआ है 0.6 मीटर। तो फॉर कॉनकेव लेंस हम लोग लिख सकते हैं यू का वैल्यू, हम लोग लिख सकते हैं यू का वैल्यू -0.6 मीटर पर सेकेंड, सॉरी मीटर पर सेकेंड का, -0.6 मीटर। और एफ का वैल्यू हो गया प्लस का, एफ भी माइनस होगा, सॉरी कॉनकेव लेंस है ना, 0.6 मीटर। तो हम यहाँ से फॉर्मूला लगाते हैं 1/f = 1/v -1/u। ठीक है। तो यहाँ से अगर आप 1/v की वैल्यू निकालोगे तो ये -1/0.3 आ जाएगी, यानी ये v का वैल्यू -0.3 मीटर आ रहा है। तो इसका मतलब समझना है, इसका मतलब ये हुआ कि इस सोर्स का जो इमेज बन रहा है, इस सोर्स का इमेज यहाँ कहीं बीच में ही बन रहा है। यहाँ से जो भी लाइट जा रही है, सोर्स का इमेज एग्जैक्टली मिड पॉइंट पे है, 0.6 मीटर के बीच में। तो ऐसा क्या है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो भी लाइट इस लेंस के ऊपर पड़ रही है, हमने यहाँ पे ये दो लाइट रेज और दिखा दी हैं, आप ध्यान से देखो तो, ठीक है ना। ये दो लाइट रेज हमने और दिखा दी हैं। और ये लाइट रेज रिफ्रैक्शन के बाद आगे बढ़ रही हैं, और रिफ्रैक्शन के बाद जब ये आगे बढ़ रही हैं तो इनको बैक ट्रेस करने पे ये हमें आई पॉइंट पे मीट होती हुई अपीयर हो रही हैं। समझिएगा ध्यान से। यानी इस सोर्स का जो नया सोर्स, अब आगे देखो जब ये डाइवर्जिंग लाइट आगे जाएगी, पहले ये डाइवर्जिंग लाइट आगे जा रही थी, समझिएगा यही एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। पहले ये डाइवर्जिंग लाइट आगे जा रही थी, एक कॉनकेव लेंस के रखने से क्या हुआ कि डाइवर्जेंस इसका और बढ़ गया, डाइवर्जेंस इसका और बढ़ गया। इस सिंगल कॉन्सेप्ट पे भी क्वेश्चन आया हुआ है आईआईटी में, इसलिए ये पर्टिकुलर पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हम नया फोटोन फ्लक्स कैसे निकालेंगे, हमको ये समझना है। तो देखो नए फोटोन फ्लक्स निकालने का तरीका ये है, हम लोग एक काम ये करेंगे कि ये लेंस जहां पे रखा हुआ है, यानी कि ये जो अपर्चर है, जिसको हम अपर्चर ए बोल रहे हैं, ठीक है, इस अपर्चर पे इस सोर्स की वजह से कितना इंटेंसिटी है या कितना फोटोन फ्लक्स है। सेम फोटोन फ्लक्स इस एस डैश सोर्स की वजह से भी है। तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि अगर इस सोर्स का पावर पी हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, तो इस सोर्स का पावर हम लोग पी डैश निकालेंगे। मतलब हम इसको इक्विवेलेंट तरीके से कर रहे हैं कि पी सोर्स के पावर की वजह से 0.6 मीटर पे जो फोटोन फ्लक्स है वो पी डैश सोर्स के पावर की वजह से 0.3 मीटर पे है। प्लस इसमें एक बात और क्वेश्चन में लिखी हुई है कि ये सिर्फ 80% ट्रांसमिट करेगा। तो हम उसमें जो भी एनर्जी आएगी उसका 80% ट्रांसमिशन और लेंगे, क्योंकि अब आगे आने के लिए, आगे के लिए क्या करना है ना, हमको ये वाली बीम सॉल्व करनी है। आगे के लिए हमको ये वाली बीम सॉल्व करनी है। तो देखो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो सपोज हम लोग सॉल्व करते हैं अपर्चर के ऊपर, एट अपर्चर। तो अगर आप एट अपर्चर स्टडी करो तो पी सोर्स की वजह से कितने फोटॉन्स हैं, तो पी सोर्स की वजह से अपर्चर पे फोटॉन होंगे पी लैम्डा अपॉन 4 पाई। ठीक है। इसको हम लोग ले लेते हैं, सपोज डिस्टेंस डी ले लेते हैं, 4 पाई d² Hc। ये नंबर ऑफ फोटॉन्स है सोर्स एस की वजह से अपर्चर पे। ठीक है। अब हम लोग ये देख रहे हैं कि सेम नंबर ऑफ फोटॉन्स एन ए डैश वो पी डैश की वजह से होनी चाहिए। तो ये हो जाएगा पी डैश लैम्डा अपॉन 4 पाई, अब ये डी की जगह d/2 हो जाएगा, d/2 इंटू Hc। लेकिन ये जो फोटॉन्स का नंबर है ये पिछले वाले फोटॉन्स के नंबर का 80% है। तो ये है 80% ऑफ Na, 80% ऑफ Na। तो यहां से आपको P डैश की वैल्यू मिलेगी एक तरह से। तो यहां से देखो क्या आएगा, यहां से आ रहा है P डैश लैम्डा अपॉन पाई d² Hc इज इक्वल टू 0.8 टाइम्स P लैम्डा अपॉन 4 पाई d² Hc। और ऐसा करने से हमको P डैश की वैल्यू निकालनी है। तो P डैश की वैल्यू आप देखो ध्यान से, तो ये आ जा रही है P इंटू 0.8/40। तो अगर हम इसको डायरेक्टली लिखें तो ये P/5 के इक्वल आ जा रहा है। ठीक है ना। यानी कि जो सोर्स ओरिजिनली एस पे रखा हुआ है,
लेंस लगाने के बाद हम उसी सोर्स को एस डैश पे एज्यूम कर सकते हैं, उसका पावर हमको 1/5 कर देना है। ठीक है। अब एक बात और ध्यान रहे कि जो डिटेक्टर है, डिटेक्टर से एस डैश का जो डिस्टेंस है वो 6 मीटर नहीं रहेगा। अब डिटेक्टर से एस डैश का जो डिस्टेंस है वो अब 5.7 मीटर रहेगा। डिटेक्टर से एस डैश का जो डिस्टेंस है वो 5.7 मीटर रहेगा। तो अब हम लोग नया फोटोन फ्लक्स निकालते हैं, न्यू फोटोन फ्लक्स एट डिटेक्टर। तो न्यू फोटोन फ्लक्स एट डिटेक्टर हो जाएगा, पावर ऑफ सोर्स लिखेंगे पी डैश, तो ये हो जाएगा पी डैश लैम्डा अपॉन 4 पाई r स्क्वायर। लेकिन ध्यान रखना r की जगह इस बार हम लोग 5.7 लिखने वाले हैं, 4 पाई r स्क्वायर HC। ठीक है ना। पी डैश में हम लोग 80% वाली बात ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं, तो उसको दोबारा लेने की जरूरत नहीं है। ये आपका नया फोटोन फ्लक्स हो जाएगा, और इस पी डैश की जो वैल्यू है ये p/5 के इक्वल आएगी। तो अगर हम इसको कैलकुलेट करें तो ये हो जाएगा 2/5, यानी कि 0.4 मल्टीप्लाइड बाई लैम्डा। लैम्डा हम लोगों को वही लेना है, लैम्डा का वैल्यू था 6000 एंगस्ट्रॉम, इंटू 6 × 10⁻⁻⁷। ठीक है। एंड डिवाइडेड बाई 4 × 3.14, 4 पाई r स्क्वायर 5.7 और इंटू h 6.6 10⁻34 इंटू 3 10⁻8। कैलकुलेशन है थोड़ा, एनीवेज। तो ये वैल्यू आती है 2.97 इंटू 10⁻15, 2.97 इंटू 10⁻15। तो हेंस फोटोन करंट, फोटो करंट सॉरी, फोटो करंट की वैल्यू क्या होगी? तो फोटो करंट की वैल्यू के लिए हम इस फोटोन फ्लक्स में, यानी 2.97 10⁻15 में उसके एरिया का डायरेक्टली मल्टीप्लाई करेंगे 0.5 10⁻⁻4, और उसकी फोटो एफिशिएंसी यानी 0.9 का भी मल्टीप्लाई करेंगे। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 0.5 10⁻⁻4 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.9। तो ये वैल्यू निकल के आती है। और इसमें हमें करंट चाहिए, तो करंट के लिए हम लोग इसमें एक सी का, ई का मल्टीप्लाई और कर देते हैं। ठीक है ना। तो दिस मल्टीप्लाइड बाई 1.6 10⁻⁻19। तो ये वैल्यू इस बार निकल के आती है 2.13 इंटू 10⁻⁻8 एम्पियर। ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सेकंड आंसर आया है। अब देखो ये क्वेश्चन इतना अच्छा है कि मैंने तो कई सारे सोर्सेज देखे और सब में अलग अलग तरीके से सॉल्व कर रखा है। ठीक है ना। कुछ जगह मुझे लगा भी कि गलत है, बट एनीवेज ठीक है ना। आपको जो मैंने तरीका बताया आप वो तरीका जरूर फॉलो करना। ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि इफ द वर्क फंक्शन, सी पार्ट में आते हैं, इफ द वर्क फंक्शन ऑफ फोटो एमिसिव सरफेस इज 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ फोटो एमिसिव सरफेस दिया हुआ है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन द टू केसेस। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल तो डिपेंड करेगा, देखो फोटोन की क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आया, नंबर ऑफ फोटॉन्स में फर्क आएगा ना, लेंस लगाने से कम हो गए फोटॉन्स। ठीक है। लेकिन उसका एंगस्ट्रॉम यानी लैम्डा तो सेम ही रहेगा। तो सी पार्ट में दोनों आंसर सेम ही जाएंगे, विद और विदाउट। तो HC बाई लैम्डा को हम लोग निकाल सकते हैं 12400 अपॉन 6000। ठीक है। 12400 अपॉन 6000, तो ये वैल्यू आती है 2.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और वर्क फंक्शन हमको दिया हुआ है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इसलिए के मैक्स की वैल्यू यहां से 1.06 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो जाएगी, और स्टॉपिंग पोटेंशियल कोई पूछेगा तो ये हो जाएगा 1.06 वोल्ट्स। ठीक है ना। मेनली ये क्वेश्चन मैंने उठाया था सेकंड पार्ट के लिए, वो थोड़ा आप फिर से समझिए, एक बार समझ लो कैसे किया है। इसके बाद वापस से अपने आप पूरा क्वेश्चन सॉल्व करो, तो क्या होगा ना, वो कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा कि कैसे हम इसमें इंटेंसिटी चेंज कर रहे हैं, फोटोन फ्लक्स कैसे चेंज कर रहे हैं लेंस से जब पास हो रहा है। ठीक है ना।